हेलो स्टूडेंट, आज वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर स्केलर के साथ करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 3 डायमेंशन तक, उधर आई जे के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, जैसे एक वेक्टर एक्स, एक आई होता है जो एक्स एक्सिस में होता है, और एक वाई जो जे वेक्टर है, और एक है जेड जो के वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इस पे कैसे रिप्रेजेंट होता है ये हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो लोग ये लेक्चर नहीं किए हैं 3 डायमेंशंस का, वो पिछला लेक्चर है, उसको आप देख लें। ठीक है, उसको आप फॉलो करें, देन यहाँ पे आए। ठीक है, बाकी उसका लिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, पर हाँ आई जे और के ये हमें समझ में आना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी वेक्टर हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ, हेडिंग रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को स्केलर के साथ। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हो, 5 में 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 25 हो जाता है। ठीक है, वैसा ही अगर 2 न्यूटन फोर्स ईस्ट में लग रहा था, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो कितना होगा, यही हम लोगों को सीखना होगा। तो 2 5 जा 10 न्यूटन ईस्ट। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 में 2 से, तो आप देखो कि 2 5 जा 10 होता है, बात तो सही है, पर क्या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये वेक्टर रहा या स्केलर बन गया? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, वेक्टर से अगर स्केलर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर में ही रहता है, स्केलर नहीं बनता है। पर हाँ, उतना टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था ईस्ट में, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 टाइम्स बढ़ा दिया आपने। ठीक है, और 5 टाइम्स बढ़ाया तो हुआ क्या है, 5 टाइम्स बढ़ाने का मतलब हो गया है कि यहाँ पे 10 न्यूटन हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जैसे आप एरो देखे होंगे आप लोग, जैसे मान लो एक एरो आपने देखा होगा। ठीक है, एरो का जो लेंथ होता है आपको क्या देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जैसे इस वेक्टर का, वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई कर दे 5 से, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 5a। तो यहां पे जो वेक्टर बनेगा 5 इंटू ए वेक्टर बनेगा। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन एरो से ऐसे कहा जाए तो क्या ये सही है? तो सही नहीं है। डायरेक्शंस तो सेम होगा, डायरेक्शंस तो सही है, डायरेक्शंस सही है, इसकी डायरेक्शंस और इसकी डायरेक्शंस सेम होगी, पर जो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि इस मैग्नीट्यूड को आप बढ़ा दो यहां तक, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो तब ये होगा 5 इंटू ए वेक्टर। तब ये माना जाएगा आपको कि 5 इंटू ए वेक्टर है, इतना मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो करिए आप, पर जो वेक्टर का डायरेक्शंस होगा वही डायरेक्शंस मल्टीप्लिकेशन के बाद का डायरेक्शंस होगा। यानी कि आप अगर मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर L है, L इक्वल टू दिया हुआ है ए वेक्टर इंटू के कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब स्केलर क्वांटिटी लिखा जाए यहाँ पे तो बेटर होगा, के इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो L जो होगा, L इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर L वेक्टर क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। ठीक है, तो L जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ, अगर इसमें पॉइंट लिखा जाए तो द डायरेक्शन ऑफ L इज सेम। ठीक है, इज सेम
या द डायरेक्शन ऑफ एल इज लाइक एज, या द डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज ए वेक्टर, ऐसे लिखो। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शंस एल वेक्टर के हैं वही ए वेक्टर के डायरेक्शंस है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और क्या होगा, इट इज एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर से अगर बात करें तो फिर क्या है, यहां पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी लिख चुका हूं। एल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लीकेशन के बाद से एल बिकम्स के टाइम्स, ठीक है। एल कितना टाइम्स बढ़ गया है, के टाइम्स। अगर मल्टीप्लाई करोगे कोई भी वेक्टर को स्केलर से तो स्केलर टाइम्स बढ़ जाएगा वो वेक्टर। वेक्टर इज इन बिकम्स के टाइम्स स्केलर, के टाइम्स विथ वेक्टर, के टाइम्स, यानी के टाइम्स बढ़ने का बाद में बोल रहा हूं कि के टाइम्स ये वेक्टर का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास कि डिवीजन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। अगर कोई वेक्टर है उसका डिवीजन स्केलर के साथ हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप समझिए कि कोई एल या पी कोई वेक्टर, पी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में के वेक्टर। ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड के इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जैसे P निकालोगे, जैसे इसको निकालोगे तो पता चलेगा जो P आएगा, P वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट है आफ्टर डिवीजन के बाद से P क्या बचेगा, वेक्टर में बचेगा, ठीक है। यानी कि P का अगर A वेक्टर बाई K करोगे, यानी कि A इज अ वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से अगर डिवाइड करते हो तो P जो बचेगा वो वेक्टर क्वांटिटी बचेगा, ठीक है। तो जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी बचा तो ठीक है, P इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद से द डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज A वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ P एंड द डायरेक्शन ऑफ P एंड द डायरेक्शन इज सेम एज A एंड द डायरेक्शन ऑफ and the direction of A vector, direction of P vector is same as A vector। यानी कि जो डायरेक्शंस P के होंगे वही डायरेक्शंस A के होंगे, यानी कि जो डायरेक्शंस A के होंगे वही डायरेक्शंस P के होंगे, यानी कि A और P के डायरेक्शंस सेम होंगे। अब जैसे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझाएं आप लोगों को तो देखिए क्या है कि ये ग्राफ है, जैसे ऐसा एक ग्राफ है जिसमें 10 ऑफ A वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 10 क्या है कि एक वेक्टर है जो A है, 10A वेक्टर है, ठीक है। अब K दिया हुआ, K इक्वल टू 2 स्केलर क्वांटिटी दिया हुआ है। अब आपको P वेक्टर निकालना है तो P इक्वल टू 10A वेक्टर बाई 2, यानी कि 2 5 10, यानी कि P इक्वल टू 5A। अब देखिए यहाँ पे जो इसका लेंथ है, इस वेक्टर का लेंथ है वो आपको बता रहा है क्या, मैग्नीट्यूड कितना 10 है, ठीक है। और जब इसको डिवाइड कर दिए तो अब वेक्टर क्या बच गया, छोटा सा, कितना का, A का 5A का वेक्टर बच गया और डायरेक्शंस दोनों का सेम होगा,
सेम डायरेक्शन सेम, तो ये डिवीजन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि स्केलर वेक्टर को स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, और अगर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, दोनों केस में वेक्टर आता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड एक में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है 5 टाइम्स, और डिवीजन में मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स डिक्रीज करता है, और मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट सिंपल, वो सिंपल सा है, नोट कर लीजिए। ओके, अब रही बात कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका नाम और भी है, क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका भी नाम और है क्या, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस से। ठीक है, तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोगों को पढ़ना है, एक पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट्स और दूसरा पढ़ना है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट कि स्केलर प्रोडक्ट है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट फटाफट नोट करिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब यह है कि कोई भी दो वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उसके कोसाइन के साथ, कोसाइन का मतलब क्या है, सबसे पहली बात है कि उन दोनों के साइन के साथ, साइन का मतलब है कि आप पिछले लेक्चर में हमने कोसाइन दिखाया था, ए साइन थीटा, बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा, सबका मल्टीप्लाई करके रूट में जब आया था, तो पिछले लेक्चर में वो आपको मिलेगा। कोसाइन का एक फॉर्मूला है, वो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट वैसा, जब दो वेक्टर, ठीक है, का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वैसे मल्टीप्लिकेशन करो कि कोसाइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना। कोसाइन का मतलब आप समझिए कि डायरेक्शन के साथ, तो मिलेगा क्या, इस पे बातें हो रही है। यानी कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो ये उसका कोसाइन है इन दोनों के। ठीक है, तो आप समझिए कि कोसाइन मैं समझाता हूँ, फॉर्मूला ये है, बाकी डिफिनेशंस भी ऐसा ही है, ऐसा ही लिखना है। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर विथ कोसाइन, ठीक है, या द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विथ कोसाइन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर यहाँ पे आप देखिए, मैं पहले समझा लेता हूँ, फिर डिफिनेशन लिख लूँगा, डिफिनेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब ए क्या है? ए मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और बी क्या है? बी ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और थीटा क्या है? साइन थीटा नहीं, सॉरी, कॉस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये, ठीक है। और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कोई वेक्टर है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट होते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा। एक बार नोट करिए, फिर जल्दी मिटाना है। ठीक है, मिटाया जाए। डिफिनीशन ये है, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as, ठीक है, multiple defined as the product of, defined as the product of two vector, defined as the product of, defined as the product of, ठीक है, टू वेक्टर विथ कोसाइन, टू वेक्टर विथ कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, ठीक है। तो लिखा तो वही गया है जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, यहाँ पे लिखा तो वही गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। कभी कभी बुकों में भी लिखा हुआ रहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो लिखा तो कभी कभी ये भी रहता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, या मैग्नीट्यूड को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और थीटा है एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये है अपने को डॉट प्रोडक्ट। पर और भी देखिए इसमें, ठीक है, ओके। बोर्ड साफ नहीं था, साफ हो जाए।
अब देखिए डॉट प्रोडक्ट की बातें हो रही थी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इजकल टू हो रहा था, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए दो एंगल हमने ले लिया, एक दो वेक्टर लिया, उसके बीच का एंगल लिया मैंने 30 डिग्री, और एक ऐसा एंगल है ये 5, ए वेक्टर इजकल टू 5 यूनिट है, बी वेक्टर इजकल टू 8 यूनिट है, 8 न्यूटन ले सकते हो क्योंकि फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप डॉट प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो आप ऐसे निकालोगे, ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एंगल निकालने आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत इजी है कि आपको एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऐसा ही दिया हुआ रहे। हो सकता है कि ऐसे भी एंगल दिया हुआ रहे कि ये 120 डिग्री है, तो आप 120 डिग्री अगर वैल्यू रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। और ये निकालना हमने पूरे एक लेक्चर में सिखाया था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। तो फाइंड करने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, आप फाइंड करिए, पीछे वाला लेक्चर्स को फॉलो करिए, देन आपको पता चलेगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे फाइंड हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का प्रोसेस है कि दोनों टेल से टेल ऐड होना चाहिए, ठीक है। और ऐड करने के बाद एक बड़ा एंगल बनेगा, एक लार्जर एंगल बनेगा और एक स्मॉलर एंगल बनेगा। तो स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए कितना है 5 है और बी कितना है, बी भी 8 है, और cos थीटा कितना है, cos 30 डिग्री। तो 5 इंटू 8 इंटू cos 30 डिग्री √3/2, ये इसका आंसर आपको मिलेगा। अब समझिए कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाए उस समय डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ए डॉट बी फाइंड करिए, केस 1 फाइंड, ठीक है, ए डॉट बी केस 1 पैरेलल वेक्टर, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा एंटी पैरेलल, वेक्टर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि अगर ए डॉट बी आपको निकालने के लिए बोला जाए और यहाँ पे एंगल न देकर आपको ये बोला जाए कि दो वेक्टर है, अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए डॉट बी क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए और बी क्या होगा, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो ए डॉट बी क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले अगर केस 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर केस 1 में बात करें, केस 1 का बात करें तो क्या होगा, आप समझिए एंगल बिटवीन, अब दो पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा अभी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, 360, 0। तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इन दोनों वेक्टरों को क्या करो, ऐड करो। ऐड करने के बाद से एंगल निकालो तो पता चलेगा कि ए वेक्टर जब टेल से टेल ऐड करोगे तो ऐसे ऐड होगा, यानी कि एंगल बिटवीन थीटा कितना है, 0 है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0। देन अगर आप निकालोगे तो ए डॉट बी इजकल टू कितना आ जाएगा, ए बी इंटू कॉस 0 डिग्री, राइट। यानी कि ए डॉट बी वेक्टर इजकल टू आएगा कितना, ए बी कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, राइट। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर सेकेंड वन है केस सेकेंड। और केस सेकेंड में देखिए क्या कह रहा है, केस सेकेंड की बातें करें तो केस सेकेंड बोल रहा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। देखिए बन गया। और ए वेक्टर को बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखें तो कितना डिग्री है ये, तो ये 90 डिग्री है। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। अब बताइए
कितना हो गया ये cos 90 की वैल्यू क्या होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगर cos 90 की वैल्यू यहाँ पे आप 0 रखोगे तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो क्या आएगा बताओ, 0 आ जाएगा, यानी कि a डॉट बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, इधर मैं मिटा देता हूं। थर्ड नंबर केस क्या है, केस नंबर थर्ड क्या है कि अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल का मतलब कि दो वेक्टर हो, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर बराबर हो और वो एंटी पैरेलल हो, राइट। तो जब एंटी पैरेलल होगा तो उनके बीच का एंगल जो होगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, अब निकाल कर देखिए, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, इन दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री। टेल से टेल ज्वाइन करना हमने सिखाया था आपको, राइट। तो आप देखिए कि 180 है तो ए डॉट बी वेक्टर कितना होगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए बी कितना cos 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का हो जाता है -1, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -ab। ठीक है, तो ऐसे आपको डॉट प्रोडक्ट करने कि आपको कभी कभी बोलेगा कि दो वेक्टर हैं जो पैरेलल हैं, दो वेक्टर हैं जो परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। बाकी ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं और बहुत, जैसे आप ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, पर हाँ क्वेश्चंस में जब लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ लिखा हुआ है कि एक पैरेलल वेक्टर है, 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं, 3 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, 2 ठीक है एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो ये आपको लैंग्वेज में मिलता है, इसीलिए इसको क्लियर करना जरूरी है ताकि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो आपको लग जाए कि हाँ पैरेलल वेक्टर हमें आता है, तो यानी कि पैरेलल वेक्टर ऐसे होगा। जनरली हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि हमें पैरेलल वेक्टर के बारे में पता नहीं होता है और हम जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें आना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाता है, क्योंकि जब जैसे आप सोच नहीं पाते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर है तो एंगल क्या है उसके बीच में। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या है, इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा और एक एक स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दूँ, इधर से मिटाता हूँ, ये नोट करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर I में से I को डॉट करा जाए तो क्या मैग्नीट्यूड, क्या उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, और I को J के साथ डॉट करा जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा। आप समझिए कि दो वेक्टर है, एक I डॉट वेक्टर और डॉट I वेक्टर। समझ कर देखिए कि I और I में एंगल कितना है। तो मैं बोला था पहले शुरू में बिगिनिंग में कि I आपको समझना पड़ेगा कि I क्या है। I एक डायरेक्शंस है जो x एक्सिस में होता है I वेक्टर। अब I वेक्टर डॉट I वेक्टर यानी कि ऐसा ही एक और I वेक्टर पैरेलल, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री। तो अगर 0 है तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना। इसका मतलब है कि इसका आएगा 1। वैसा ही J डॉट J, अब ये कैसे आया है 1, उसका रीजन है कि भाई दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0 है और cos 0 1 होता है। दैट्स वाई I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, K डॉट K इक्वल टू 1। ठीक है, रटना नहीं है, रटोगे अभी भूल जाओगे। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि कैसे जा रहा है, राइट। अब आप देखो कि अब बाकी कुछ भी आ जाए, जैसे I डॉट J आ जाए। अब सोचो दोनों के बीच का एंगल कितना है, I और J के बीच का एंगल, I और J में कितना एंगल है, ये J है और ये I है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री है तो एंगल कितना, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 0, यानी कि इसकी वैल्यू आएगा 0। J डॉट I 0, K डॉट I 0। अब K वेक्टर ऐसे होता है, K डॉट I इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखोगे तो 0, राइट। फिर K डॉट J 0, J डॉट K 0,
सब पे कैप लगाना ना भूलें, वेक्टर है। उसके बाद से और भी बाकी जितने भी आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, और जितने भी वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है, वो सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट करिए, ये एक्चुअली बच्चे रटते हैं पर रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, राइट। फिर हम लोग इसी में डॉट प्रोडक्ट में आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट में डॉट और भी इसको और मेजर से कैसे करा जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।